सब आपसे एक सबसे बड़ा सवाल सर, यहां आप दरिया दिली नहीं दिखाएंगे। यहां तो आप मजबूत है ना सर। यूपी में जब 80 लोकसभा सीटें की बात आएंगी तो आप कहेंगे भैया 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, आप अपनी हैसियत के हिसाब से लड़िए। यहां तो आपका अपर हैंड होगा ना। देखिए जेपी जी शरद जी को, इनकी पूरी पार्टी को नई सरकार बनाने की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और मैं समझता हूं कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के लिए ही होगी। जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे 2014 की तरीके से ना हो पाए। जो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, और न मालूम कितने कितने वादे किए थे, किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी। इसी तरीके से इन्होंने राजस्थान में 450 रुपए सिलेंडर देने की बात कही है। तो मैं समझता हूं कि जहां जहां पर भी इनकी सरकार है, चाहे आप तो मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार है, राजस्थान में भी इनकी सरकार हो गई, छत्तीसगढ़ में भी इनकी सरकार हो गई, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार चल रही है, तो मैं समझता हूं सबसे पहले तो इनको 450 रुपए सिलेंडर जो है उत्तर प्रदेश से इनको देना शुरुआत करनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि राजस्थान में 2.5 लाख बेरोजगारों को, नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। अगर देखिए जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे तब सब जनता इनको हाथों हाथ लेगी। लेकिन जिसकी उम्मीद हमें कम नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 10 साल से केंद्र में जो इनकी सरकार है जेपी जी, इन्होंने सिर्फ जनता को गुमराह और छलने का काम किया। तो जनता अब इनके छल और बहकावे में है कि नहीं। इनको ये सही है कि इनको 3 राज्यों में इनको जनता ने एक मौका जोड़ दिया है, लेकिन जो इन्होंने लोक लुभावने वादे किए थे उन वादों पे अगर ये खरे नहीं उतरेंगे तो निश्चित 2024 के चुनाव में जनता इनको जवाब देने जा रही है। और अभी हमारे सुभाषपा के काबिल प्रवक्ता हमारे भाई सुभाष जी बार्गेनिंग की बात कर रहे थे। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं जेपी भाई कि भारतीय जनता पार्टी से इनकी मंत्री पद वाली बार्गेनिंग कहां तक पहुंची, बात कहीं बन पाई या नहीं बन पाई। मैं तो समझता हूं कि नवरात्र निकल गया, दिवाली निकल गई, और 15 दिसंबर के बाद जो है बुरे दिन आने वाले 1 महीना तो वो हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी, ठीक है सुभाष जी जल्दी से इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं शरद जी के पास चलूंगा। सुभाष जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। कहीं ना कहीं एनडी गठबंधन को इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब इनकी बात, ये भी लग रहे हैं आपकी तरह सर, पूछना चाहता हूँ दीपक जी, जैसे आप लगे थे ना एमपी में कि ये धोखेबाज हैं, ये भी दबाव बना रहे हैं कांग्रेस की तरह, जैसे आपने दबाव बनाया था ना मध्य प्रदेश में, लेकिन आपको मिला नहीं। अब ये भी कोशिश कर रहे हैं बेचारे। हाँ तो आप जी मान रहे हैं ना कि दबाव बना रहे हैं। हाँ, बना ही रहे हैं अभी तो। सुभाष जी बताएंगे अभी। सुभाष जी जल्दी बताएं, लगता है इनकी बातों से अभी बता देंगे। अरे आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? मैं तो लगता है कहते हैं वो जल्दी तारीख आ रही है, मुझे लग रहा है वो दबाव बना रहे हैं। चलिए सुभाष जी बता देंगे। सुभाष जी दबाव बना रहे हैं नहीं? खुल करके बताइए ना। आपने कहा ना कि जैसे आप दबाव, सुभाष जी दबाव बना रहे हैं नहीं? आप बोल रहे हैं ना कि जेपी जी दबाव बना रहे हैं। मेरी बात के हाँ नाम है जवाब दो जेपी जी। मैं तो कह रहा हूँ ना सर, मैं तो कह रहा हूँ ये भी लगे हुए हैं सर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगे हुए हैं ये भी दबाव में। हाँ हमारी, अरे भाई आप बताओ कि दबाव। अरे सर मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ सर, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबाव बना रहे हैं। यूरोपीय ओल्ड पेंशन स्कीम की बात को, ठीक है सुभाष जी को जवाब दे देना। दीपक साहब सुभाष जी जवाब दे देंगे स्कीम को लेकर के, और कहा सेंसस को। सुभाष जी जवाब दीजिए ना अभी ठीक है दीपक साहब, हो गई ना, आप सुभाष जी दे रहे हैं आपकी बात का जवाब। सब नहीं बोले जी जेपी जी, मैंने बोला ना कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की लोग 40 जपते रहते हैं और 40 जपनी भी चाहिए, वरना राजनीति कैसे चलेगी समाजवादी पार्टी। जहां तक बार्गेनिंग की बात है तो जाहिर सी बात है, दीपक भैया ने इस डिबेट के अंदर स्पष्टीकरण दे दिया कि मध्य प्रदेश के अंदर जो इन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स की जो दबाव बनाया था कांग्रेस के ऊपर, ये बार्गेनिंग का ही परिणाम है। और आने वाले समय के अंदर समाजवादी पार्टी किस प्रकार बार्गेनिंग करेगी ये भी देखने वाला विषय है। जातिगत जनगणना की बात बहुत अच्छी की थी मेरे काबिल दोस्त प्रखर सिंह जी ने भी और दीपक भैया ने भी। भैया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना के 2011 के आंकड़े आपने आज तक सार्वजनिक करने का प्रयास क्यों नहीं किया? और जिस जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर आप बार बार जा रहे हो, 2001 के अंदर सामाजिक न्याय समिति गठित हुई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता के अंदर, और संसदीय कार्य मंत्री हुकुमदेव सिंह जी उसके कैबिनेट के अंदर थे। उस रिपोर्ट को 8 अक्टूबर 2001 को सबमिट कर दिया गया। उसके बाद 4 बार सपा की सरकार थी जो पिछड़ों की हिमायती बनने का प्रयास करती है, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी जो दलितों का हिमायती बनने का प्रयास की। भैया सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दिए होते, कम से कम सामाजिक हाशिए पर बैठी हुई वो जातियां जिनको आज तक उनका अधिकार नहीं मिला, उनका अधिकार मिल गया होता। सत्ता में रहते हुए कोई जातिगत जनगणना की याद नहीं, सत्ता में रहते हुए कोई पिछड़ा याद नहीं, कोई दलित याद नहीं। सत्ता से जैसे ही बाहर जाते हैं वैसे इनको पिछड़ा याद आते हैं, वैसे इनको दलित याद आते हैं, वैसे इनको जातिगत जनगणना आती है। रोहिणी ठीक है सुभाष जी रुकिए एक बार, शरद जी का एक रिएक्शन, शरद जी का एक रिएक्शन। उत्तर प्रदेश के अंदर मिलता था। सुभाष जी मुझे एक पैकेज चलाना, स्टोरी और दिखाने दर्शकों को, एक मैं शरद जी का एक रिएक्शन ले लूं। 21 जातियों के अंदर समान रूप से आरक्षण को बांट दिया जाए। 13 सितंबर 2013 को
उस आदेश के ऊपर, हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर स्टे लिया जाता है। 2013 में किसकी सरकार थी भैया? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यानी इस बात को स्पष्ट बल मिलता है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा। दीपक जी आप ही दे दीजिए फिर जल्दी से जवाब। पार्टी पिछड़ा विरोधी है। आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, जल्दी से दे दीजिए। हवाई फायर नहीं करता हूं मैं। दीपक जी जल्दी से दीजिएगा जवाब। जेपी जी देखिए, मैंने इनकी बात सुनी और देखिए झूठे फैक्ट देना इनका बिल्कुल इनका तकिया कलाम हो गया है। 2011 में आजादी के बाद पहली बार जनगणना कांग्रेस पार्टी कराती है। पूरे देश की जनगणना थी, किसी प्रदेश की जनगणना नहीं थी। 2-3 साल लगता है, तब तक 2014 में हमारी सरकार चली गई। आप तो एनडीए का हिस्सा हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि उसी के आंकड़े को कर दिया जाए, उसके आंकड़े घोषित कर दीजिए। एनडीए में बैठ के क्या कर रहे हैं? अरे आप उनसे घोषित करवा रहे हैं, 2011 में आपने कर ली, आप उनसे मांग रहे हैं तो आप कर लेते ना सर। नहीं, आप बेरोजगारी के खिलाफ चले मैं आऊंगा प्रखर साहब आऊंगा। अभी मुझे एक रिएक्शन अभी देखिए शरद जी से भी लेना है, लेकिन मुझे अभी एक स्टोरी दिखाता हूं मैं। सुनिए, आरक्षण इस देश में पहली बार आरक्षण, आज से पहले आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने देश में दिया था। इसलिए खाली फालतू के बैठ देने से काम नहीं चलेगा और झूठ बोलने से। चले भैया रुक जाइए ना, अभी सभी अभी रुकिए। अभी अरे मुझे खबर दिखाने दर्शकों को। आप यही भूमिका अरे एक खबर दिखा दो भाई। अभी शोर खत्म करते थे। 2024 तक 2022 तक क्या होता था? 2022 के बाद आप झूठ सरकार नहीं आई, झूठ बोलने लगे, फिर झूठ बोलना काम है। अरे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चलिए भाई सबका ऑडियो डाउन करिए, पहले हम एक खबर दिखा दें दर्शकों को। अभी रुक जाइए प्रखर साहब, रुकिए, अभी हम आ रहे हैं लौट के। चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है, महज एक राज्य उसके हाथ आया। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य उसके हाथ से फिसल गए। इस हार के बाद कांग्रेस के सहयोगी ने उसे घेरना शुरू कर दिया है। आपसी सिर्फ उठाबल शुरू हो चुकी है। कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन की अगुआ पार्टी है वो अब कटघरे में है। बचाना सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। लोगों ने नकारात्मकता की राजनीति को हराकर हर क्षेत्र में आगे निकलने का प्रण किया है। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग निराश नहीं हैं, हमारा संकल्प दृढ़ है। 6 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बैठक बुलाई है इंडिया गठबंधन के नेताओं से। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इंडिया में कोई नाराजगी, परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। नतीजों से भविष्य की राजनीति के लिए अवश्य ही कुछ सकारात्मक संदेश निकलेगा। कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है ये। अब देखिए क्या होता है, कितने मोहब्बत की दुकान खुलती नहीं खुलती।